हिमाचल देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंडी के कॉलेज के पास सड़क हादसा हुआ है। बग्गी में बाइक और ट्रक की जोरदार टक्कर देखी गई है। बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौके पर मौत की खबर मिल रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। डीएसपी भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये पूरा जो मामला है पुलिस के संज्ञान में है। मंडी कॉलेज के पास यह हादसा, तस्वीरें सामने आ गई हैं किस तरह से हादसा यहां पर पेश आया है। मंडी में जोरदार सड़क हादसा देखा गया है। एक युवक की दर्दनाक मौत की भी खबर मिल रही है। मौके पर हालांकि पुलिस पहुंच गई है, तफ्तीश शुरू कर दी है। डीएसपी भारत भूषण ने इस मामले की पुष्टि की है। ये पूरी तरह से इस पूरे मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस की ओर से। लेकिन खबर यह कि मंडी में जोरदार सड़क हादसा होने की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत की खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी भारत भूषण ने इसकी पुष्टि की है। तो ये मंडी से आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। मंडी की कॉलेज के पास सड़क हादसा पेश आया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी धर्मवीर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, यहाँ पर एक बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत की खबर सामने आ रही है। किस तरह से ये पूरा हादसा पेश आया है, क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी, बता दें कि सुंदरनगर के बग्गी में स्थित यह हादसा हुआ है। निजी कॉलेज के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक के नीचे जो है एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये युवक जो है अपने ऑफिस जा रहा था, पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है बताया जा रहा है, और इसकी टक्कर हो जाती है ट्रक के साथ, जिसमें यह युवक जो है पिछले टायर के नीचे दब जाता है और मौके पर इसकी मौत हो जाती है। स्थानीय पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर जो है सबको कब्जे में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी धर्मवीर, बड़ी वजह क्या लग रहा है? क्या ओवर स्पीडिंग बड़ी वजह रही होगी इस हादसे का? जी, सड़कों पर हादसों का एक कारण जो है चालकों की लापरवाही भी माना जाता है। हालांकि अभी तक जो है इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह से जो है घटना पेश आई है, कि किस तरह से जो है चालक जो है या फिर चालक की लापरवाही, ट्रक चालक की, या फिर बाइक सवार युवक की लापरवाही है। इसमें अभी पुलिस की तफ्तीश जारी है और जो तथ्य सामने आए उसके आधार पर जो है अभी तक यही कहा जा सकता है कि इसमें बाइक सवार युवक की लापरवाही भी हो सकती है, कि बाइक कयास लगाए जा रहे हैं कि बाइक सवार युवक तेज रफ्तार से जा रहा था, जिस कारण यह हादसा पेश आया है। जी धर्मवीर, परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? कुछ बयान सामने आया हो परिवार वालों का? फिलहाल अभी परिवार वालों की तरफ से कोई भी इस तरह का बयान सामने नहीं आया है। तो पुलिस ने जो है सबको कब्जे में लेकर जो है आगामी जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम के लिए सबको जो है नेरचौक मेडिकल अस्पताल ले जाया गया है। जी बहुत शुक्रिया धर्मवीर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खबर ये कि मंडी में जोरदार सड़क हादसा पेश आया है और आपको बता दें कि इस हादसे में एक युवक की मौत की खबर मिल रही है। मंडी कॉलेज के पास सड़क हादसा हुआ है। बग्गी में बाइक और ट्रक की टक्कर हो जाती है। इसी बीच एक युवक की यहां पर दर्दनाक मौत की खबर सामने आती है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके ओर से किए गए विकास कार्यों को याद किया गया है। वहीं इस उपलक्ष्य पर जगह जगह राज्य स्तरीय तौर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पूर्व सीएम स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की आज पुण्यतिथि है। कार्यकर्ताओं ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर कई जगह राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये 3 तस्वीर आपके सामने हैं। शिमला की है, कुल्लू, सोलन की। ये तस्वीरें देख पा रहे किस तरह से पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि यहां पर दिया जा रहा है। वीरभद्र सिंह, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का एक बड़े नाम है। आपको बता दें कि उन्होंने 6 बार मुख्यमंत्री के पदभार संभाला है। कई बार के वो विधायक रहे हैं, कई बार वो सांसद रहे हैं। अपने पार्टी के लिए कई बड़े और कड़े कार्य किए हैं और आज तीसरी पुण्यतिथि वीरभद्र सिंह की है और आज यहां पर कार्यकर्ताओं को आप देख रहे हैं किस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं।
शिमला से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कुल्लू से दिखा रहे हैं, सोलन की तस्वीर भी है। यहाँ पर बढ़ चढ़ कर लोग इस आयोजन में, राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें भाग ले रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनके ओर से किए गए नेक कार्यों को भी लोग यहाँ पर याद कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने भावभीनी यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कई जगह पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चे भी भाग लेने के लिए सोलन में पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि ये तस्वीर है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में भी रोगियों को अस्पताल में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। मरीजों को डॉक्टरों के पास चेकअप करवाने से पहले पर्ची बनानी पड़ती है, लेकिन पर्ची बनाने के लिए अस्पताल में एक ही काउंटर चल रहा है, जिस वजह से मरीजों को लंबी कतारों में लगना पड़ता है। पिछले लगभग एक वर्ष से स्वास्थ्य मंत्री जी, जब तक धनीराम शांडिल जी स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, ये बात अनेकों बार आई कि भी जब कम्युनिकेबल डिजीज भी फैल रही थी कि भी लाइनें इतनी लंबी लंबी लगी जाती है, उसके एक काउंटर को और बनाया जाए। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान नहीं है, प्रशासन का यहाँ बिल्कुल ध्यान नहीं है इस तरफ को। लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ मरीजों के साथ तबीरदार आते हैं और जिस तरीके की हालत ये है यहाँ की बनी हुई है और पूरी तरीके स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई हैं, आज तक धनीराम शांडिल जी ने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और ना यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये छोटी सी बात है, एक काउंटर और बना के ताकि वो जो भीड़ है उसको डिवाइड किया जा सके उसके लिए। लेकिन सब राम भरोसे काम चल रहा है, उनका कोई भी विभाग की तरफ अपनी कोई रुचि नहीं। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसे भी आपको रूबरू कराएंगे। मानसून ने पूरी तरह से तबाही मचाई हुई है। आपको बता दें कि राज्य आपदा प्रबंधन ने आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। नेशनल हाईवे समेत 70 सड़कें बंद है। सबसे ज्यादा मंडी में सड़कें बंद है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। बारिश से बिजली सेवा भी पूरी तरह से ठप पड़ गई है। प्रदेश में 84 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। पानी की 51 जल परियोजनाएं भी बाधित हैं। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की 51 जल परियोजनाएं बाधित हैं। बिजली के लिए भी यहां पर समस्याएं बनी हुई हैं। बारिश से बिजली सेवा भी पूरी तरह से बाधित हो गई है। प्रदेश में 84 ट्रांसफार्मर ठप पड़ गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि पानी की 51 जल परियोजनाएं भी बाधित हुई हैं। पिछले साल की तस्वीरें अभी सिमटी ही नहीं थी कि उसके बाद फिर से मानसून यहां पर दस्तक देते हुए भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। नेशनल हाईवे भी बंद हो गए हैं। बारिश से बिजली से सेवा पूरी तरह से बाधित हुई नजर आ रही है। प्रदेश में 84 ट्रांसफार्मर भी ठप पड़ गए हैं। तो आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से पेयजल परियोजनाएं भी बाधित हुई हैं। तो एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। मानसून सक्रिय होने की वजह से कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि ये शिमला से तस्वीर आप देख पा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में प्रदेश के बहुत से क्षेत्रों में, जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, शिमला, सोलन, कुल्लू, सिरमौर, मंडी, कांगड़ा है, यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में हल्के से मध्यम बारिश रिपोर्ट की गई है। और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, मलगांव में हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट किए गए। एक स्टेशन में अमाउंट बस बात करें तो मलगांव में 70 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। शिमला सिटी में 44 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं कसौली में भी 40 mm के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और रामपुर, कुफरी, नाहन, पंडोह, यहाँ पे मध्यम मतलब कैटेगरी की बारिश रिपोर्ट की गई थी पिछले 24 घंटों में। तापमान पूरे प्रदेश में ही सामान्य चल रहे हैं। आगामी देखिए 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 8 और कल 9 जुलाई को प्रदेश के जो हमारे प्लेन क्षेत्र हैं, जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं, इनमें कुछ एक स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। और अलर्ट के लिए देखिए केवल थंडरस्टॉर्म लाइटिंग होने की संभावना है 8 और 9 तारीख को। फिर 10 तारीख से प्रदेश में जो मानसून एक्टिविटी है ग्रेजुअली फिर से एक बार पिकअप करेगी। और फिर इसके चलते 10, 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, जिसमें हमारे प्लेन के क्षेत्र हो गए हमारे और मध्यवर्ती क्षेत्र हो, इवन हाई रिचेज हैं आपके, तो वहाँ पे भी बारिश होने की संभावना है। तो ये नेशनल हाईवे समेत 70 सड़कें बंद हो गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि शिमला में ताजा तस्वीरें क्या कुछ बयां करती हुई?
देखिए खुशबू, हिमाचल प्रदेश में मानसून का दूसरा हफ्ता चल रहा है, लेकिन इन दिनों हिमाचल प्रदेश में जो बारिश है वो सामान्य चल रही है। जी। इस बार आप शिमला की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर मौसम फिलहाल सामान्य बना हुआ है। बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर धूप भी खिली हुई है साथ में। और इसके साथ हिमाचल प्रदेश के आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश भर में इसी तरह के मौसम रहने का अनुमान जो है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से लगाया गया है। आज 8 और कल 9 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में, कुछ इलाकों में कहे तो करीब थोड़ी थोड़ी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप शिमला का भी हाल देखें तो हम रिज मैदान पर हैं, यहाँ पर फिलहाल धूप खिली हुई है। हालांकि इसी के साथ कुछ बादल भी यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं और उम्मीद है कि शायद शाम तक या कल में यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं जी। हिमाचल प्रदेश में जो आगामी दिनों की बात करें तो 10 जुलाई के बाद हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय होगा और इस दौरान हिमाचल प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश होने का जो पूर्वानुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताया गया है। और साथ में इस दौरान कुछ इलाकों में भारी से भारी बारिश की भी संभावना है। तो इस दौरान जरूर अलर्ट की स्थिति भी हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में होगी। और आगामी दिनों में क्योंकि अभी मानसून फिलहाल अभी दूसरे हफ्ते में है, जैसे जैसे ये क्रम बढ़ेगा ऐसे ऐसे इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में ये जो बारिश की स्थिति है, बरसात का जो क्रम है, ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगस्त महीने तक आते आते ये इसमें काफी उछाल भी देखने को मिलेगा और देखना होगा कि आने वाले दिनों में बारिश किस तरह से हिमाचल प्रदेश में रहती है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र पहले ही बता चुका है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में मानसून सामान्य या उससे भी कम रहने की जो है संभावना है। जी रॉबिन, लगातार जानकारी ये मिल रही है कि पेयजल परियोजनाएं बाधित हैं, तो ये आपको बता दें कि बिजली की समस्या भी बनी हुई है। लेकिन राजधानी शिमला में क्या कुछ तस्वीरें, क्या वहां पर भी परियोजनाएं बाधित हैं, बिजली नहीं मिल पा रही है, सड़कें बंद हैं या फिर सामान्य है? देखिए, जिस तरह से सामान्य बारिश अभी फिलहाल प्रदेश भर में हो रही है और इसके चलते कुछ इलाकों में थोड़ी थोड़ी जो चाहे पेयजल व्यवस्था की बात हो, इसके अलावा बिजली की बात हो, बिजलियां बाधित हुई है और इसके अलावा कुछ सड़कें हैं वो भी बाधित हुई है, जरूर हुई हैं। लेकिन क्योंकि प्रदेश भर में अभी जो बारिशें हैं वो सामान्य हो रही है, ऐसे में ये जो घटनाएं हैं ये भी कम नजर आ रही है। हमने पिछले साल देखा था कि ये आंकड़े बहुत ज्यादा थे, सैकड़ों की तादाद में सड़कें बंद थी, सैकड़ों की तादाद में पेयजल व्यवस्था ठप हुई और इसके अलावा बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर बाधित हुई। लेकिन अभी जो फिलहाल का वो स्थिति बनी हुई है वो ये है कि कुछ इलाकों में, कुछ आइसोलेटेड इलाकों में जो है वहां पर सड़कें बाधित हुई है, कुछ मलबा गिरने से, इसके अलावा कुछ लैंडस्लाइड की वजह से, हल्के लैंडस्लाइड की वजह से, और इसके अलावा कुछ पेयजल परियोजनाएं भी जरूर ठप हुई हैं। साथ में कुछ जगह पर बिजली भी जरूर बाधित हुई है, लेकिन ये कुछ आइसोलेटेड इलाकों और छोटी मोटी जगहों पर है। अगर फिलहाल प्रदेश भर की स्थिति पर अभी नजर डालें तो प्रदेश भर में क्योंकि बारिशें सामान्य हुई है, ऐसे में स्थिति भी लगभग सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर इलाकों में जो सारी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सड़क व्यवस्था की बात करें या तमाम दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें, तो सभी व्यवस्थाएं फिलहाल तो सामान्य बनी हुई है। जी खुशबू। बहुत शुक्रिया रविंद्र शर्मा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसकी वजह से आपको बता दें कि पेयजल परियोजनाएं कुछ जिलों में बाधित है। तो आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बिजली व्यवस्था भी कुछ जगहों पर ठप पड़ चुकी है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने। साल 2022 के आम असेंबली चुनाव में तीनों विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों की नजर तीनों विधानसभा क्षेत्रों के समीकरण पर है कि द्विदलीय व्यवस्था को अपना चुके हिमाचल में इन 3 विधानसभा सीटों पर कौन बाजी मारेगा। वर्तमान में विपक्ष में बैठी बीजेपी या फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस, इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। हिमाचल उपचुनाव का सचा रण। 3 सीटों पर उपचुनाव। बीजेपी को आशा, कांग्रेस में आत्मविश्वास। किसके बीच मुकाबला, कितने मतदाता, किस सीट से कौन आजमा रहा है किस्मत। हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 3 सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद ये सीटें खाली थी। इन विधायकों ने फरवरी में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को वोट किया और बाद में वो पार्टी में शामिल हो गए। ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई थी और इसी कड़ी में ये उपचुनाव हो रहे हैं। असल में फरवरी में देहरा से विधायक होशियार सिंह ने इस्तीफा दिया था, तो हमीरपुर आशीष शर्मा और नालागढ़ से केएल ठाकुर ने इस्तीफा दिया था।
हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद है कि वो लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे और तीनों सीटों पर जीत का परचम लहराएंगे। वहीं कांग्रेस तीनों सीटों पर अपनी जीत का दावा कर रही है। हिमाचल प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे की वजह से उपचुनाव यहां पर होने हैं। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में देहरा, नालागढ़ और हमीरपुर सीटों पर निर्दलीय विधायक विजयी हुए थे। देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर, हमीरपुर से आशीष शर्मा विधायक निर्वाचित हुए थे। निर्दलीय विधायक के तौर पर ये तीनों प्रदेश की कांग्रेस सरकार को समर्थन दे रहे थे, लेकिन इस साल 27 फरवरी को हुए राज्यसभा चुनाव में इन तीनों ने बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की और कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद हर्ष महाजन राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। इसके बाद 22 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से इनके इस्तीफे को मंजूर नहीं किया, जिस पर इन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का भी रुख किया। लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से एक दिन बीते 3 जून को हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 3 निर्दलीय विधायक जिनमें केएल ठाकुर, आशीष शर्मा और होशियार सिंह का इस्तीफा मंजूर किया और इसके बाद ये तीनों विधायक विधानसभा के सदस्य नहीं रहे। बहुमत में सुक्खू सरकार, विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का पड़ेगा असर। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने के बाद अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्यों की संख्या 65 रह गई है। 68 सदस्य वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया गया था, जिसमें सदस्यों की संख्या घटकर 62 रह गई थी। 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा स्वीकार होने पर विधानसभा में 59 सदस्य रह गए थे। 4 जून को विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में कांग्रेस के खाते में 4 सीटें आई और बीजेपी को 2 सीटें मिली। इससे कांग्रेस के 38 और बीजेपी के 27 विधायक हो गए। 68 सदस्यों वाली प्रदेश विधानसभा में बहुमत के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए। वर्तमान कांग्रेस की सुक्खू सरकार के पास 38 विधायकों का आंकड़ा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव के नतीजों का सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपचुनाव में बीजेपी को झटका। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के दौरान बीजेपी लगातार ये दावा करती रही कि रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सुक्खू सरकार गिर जाएगी। बीजेपी उपचुनाव में प्रदर्शनों का हवाला दे रही थी, लेकिन उसे झटका ही लगा। लोकसभा के साथ 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटें ही मिली हैं। ऐसे में उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। धर्मशाला से बीजेपी के सुधीर शर्मा, बड़सर से बीजेपी प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल ने जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस के टिकट पर कुटलेहड़ से विवेक शर्मा, सुजानपुर से रणजीत सिंह राणा, लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा और गगरेट से राकेश कालिया को जीत मिली। देहरा विधानसभा क्षेत्र, देहरा विधानसभा सीट में उपचुनाव में सबसे ज्यादा यह हॉट सीट बनी है और इसी के साथ ही इस सीट का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प रहने वाला है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस सीट से कांग्रेस ने प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी रण में उतार दिया। उनका मुकाबला 2 वर्ष 2 बार से इस विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचने वाले होशियार सिंह ठाकुर से है, जो वर्तमान में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देहरा विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण, कुल पंजीकृत मतदाता 84,152, पुरुष मतदाता 41,855, महिला मतदाता 42,297। देहरा का जातीय समीकरण 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक देहरा विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 24% और अनुसूचित जनजाति के 0.8% मतदाता हैं। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 74% से अधिक मानी जा रही है। देहरा में धार्मिक समीकरण, विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.7% संख्या मुस्लिम मतदाताओं की है और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र की लगभग 94% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण प्रदेश की है, वहीं 5% से अधिक जनसंख्या शहर में रहती है।
हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में 3 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। यहाँ पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। हमीरपुर से बीजेपी के आशीष शर्मा, कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर पुष्पिंदर वर्मा चुनावी मैदान में हैं। साल 2017 में भी कांग्रेस के डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और बीजेपी के आशीष शर्मा आमने सामने थे। हालांकि अब आशीष शर्मा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। साल 2017 में नरेंद्र ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी थे, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण। कुल पंजीकृत मतदाता 73,644, पुरुष मतदाता 36,594, महिला मतदाता 37,050। हमीरपुर का जातीय समीकरण। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 22% से अधिक और अनुसूचित जनजाति के लगभग 1.02% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 76% से ज्यादा है। हमीरपुर में धार्मिक समीकरण। विधानसभा में 98% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 1.5% संख्या मुस्लिम मतदाता और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ये मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच है। आइए हरप्रीत सिंह सैनी यहाँ चुनाव लड़कर इस रण को दिलचस्प बनाने का काम कर रहे हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से हरदीप सिंह बावा, बीजेपी से कृष्णलाल ठाकुर, स्वाभिमान पार्टी से किशोर लाल शर्मा के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर हरप्रीत सिंह सैनी और विजय सिंह चुनावी मैदान में हैं। साल 2022 के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कृष्णलाल ठाकुर की निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीत हुई। कृष्णलाल ठाकुर ने 33,427 वोट हासिल किए। बीजेपी के लखविंदर सिंह राणा को 17,273 और कांग्रेस के हरदीप सिंह बाबा को 20,163 वोट हासिल हुए। ऐसे में कुल 75,101 वोट में से 44.51% वोट हासिल कर कृष्णलाल ठाकुर ने जीत हासिल की थी। अब नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक बार फिर से चुनावी रण सज चुका है और मुकाबला एक बार फिर से त्रिकोणीय हो गया। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र मतदाता समीकरण। कुल पंजीकृत मतदाता 92,737, पुरुष मतदाता 48,013, महिला मतदाता 44,721। नालागढ़ का जातीय समीकरण। 2011 के सेंसेक्स के मुताबिक नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लगभग 21% से अधिक और अनुसूचित जनजाति से लगभग 8.8% मतदाता है। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 70% से ज्यादा है। नालागढ़ में धार्मिक समीकरण। विधानसभा में 96% से अधिक हिंदू मतदाता हैं। इसके अलावा लगभग 4% संख्या मुस्लिम मतदाता हैं और केवल लगभग 0.01% ईसाई मतदाता भी हैं। नालागढ़ में क्षेत्रीय समीकरण। विधानसभा क्षेत्र की लगभग 91% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण परिवेश की है और 8% से ज्यादा जनसंख्या शहर में रहती है। पहाड़ों पर होने वाले उपचुनाव ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी। नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश में तपिश बढ़ गई और बस कुछ दिन है, इसके बाद नेताओं की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और 13 जुलाई को नेताओं के भाग्य का पिटारा भी खुलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन जनता के मन को जीत पाता है और किसे जनता अपने दिल पर राज करने का मौका देगी। हिमाचल डेस्क, जनता टीवी। अपना हिमाचल में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।